इतनी सारी MNCs निकल के आ रही है, MSMEs आ रही है, बट स्टिल पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। क्योंकि हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। 10 बजे अगर पहुंचने का टाइम है तो तुम 11 साढ़े 11 बजे नहीं पहुंच सकते। 1 से 1:30 बजे लंच टाइम है, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तो 5 बजे ही लंच करूंगा। तुम्हारा अगर मैनेजर है लाइफ में पहली बार, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इंडिया में इतनी बेसिक चीजें कौन सा कॉलेज सिखा रहा है? बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं पर वो अनएम्प्लॉयबल है। 90% टीचर्स अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो है, कुछ नहीं मिल रहा था करके टीचर बन गए। आप टॉप कॉलेजेस के लिए भी बोल रहे हो। मैं 100, 150, 200 आईटी के लड़कों का इंटरव्यू कर चुका हूँ। मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेट फॉलोअर्स बट दे आर नॉट लीडर्स। स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं उसका हंगर थोड़ा सा ज्यादा होता है कई इन कंपैरिजन टू समवन सिटिंग इन अ सिटी। 100% जो बड़े शहर से आ रहा है वो एक प्रोपेंसिटी हो जाता है टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। एक स्मॉल टाउन से जो आ रहा है, ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं भी उस लाइफ में घुस सकता हूँ। जब तुम आते हो शहर, यही एडजस्ट करने में तुम्हारी जान निकल जाती है। हम लोगों का एस्पिरेशन क्या था पता है? ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ एसी हो और एक बार जिंदगी में फ्लाइट में चढ़ेंगे। बस ये ड्रीम था। ये पहुंच गए तो सक्सेसफुल। Thank you so much, Devojit, for coming here. It's a pleasure to have you, यार। आप ऐसी चीज़ अभी सॉल्व कर रहे हो ना, एम्प्लॉयमेंट, वो भी इंडिया जैसे देश में। इसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पैनलिस्ट ऑन योर मीडिया हाउसेस टू इवन नॉर्मल डिस्कोर्सेज जो लोग चाय पे ब्रेक पे करते हैं बात। हर कोई एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा, जॉब नहीं इंडिया के बारे में बात करेगा, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड मेरे को रियरली कोई दिखाया। तो इन दैट फील्ड seeing someone doing something there is really very good to see. So it's a pleasure to have you. Thank you so much for giving your time. Thank you, Aftab. First of all, for inviting on behalf of me, my full company people on this show. हम लोग behind the scenes काफ़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे to build a real solution. और जॉब्स की बात तो यार मैं और तुम भी जब बड़े हो रहे थे बात करते हुए आए, राइट? Of course. एक दिन जॉब मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी, स्टेबल लाइफ, शादी, बच्चे एंड दैट फुल कोर्स, फुल सर्कल। बट वो इंडिया में इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। मे बी हम लोग जब और बात करेंगे इसमें और घुसेंगे, बट एब्सोल्युटली माय प्लेजर टू बी ऑन द शो टुडे। मतलब इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग टू सी कि 54% ऑफ द जनता इज ओनली एम्प्लॉयड, रेस्ट पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। और आप ये ऐसे इस देश में देख रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही है। एक तरफ आपके स्टार्टअप्स बिल्डअप हो रहे हैं, एक तरफ आपके इतनी सारी MNCs निकल के आ रही है, MSMEs आ रही है, बट स्टिल पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड। सो व्हेन यू सी दिस प्रॉब्लम एज अ फंडामेंटल, ये जो अभी आज के टाइम पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, इस पे रीज़न क्या है? इज डिग्री द रीज़न, सॉफ्ट स्किल्स द रीज़न, और देयर इज समथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग? देखो, सबसे पहले आफ्ताब हमें समझना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत फ़र्क है। और क्योंकि हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में तुम्हें डिफरेंस बताऊं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मुझे नौकरी मिली कि नहीं, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो बिग सोशल स्टेटस इन आवर कंट्री कि मुझे नौकरी मिलेगी तभी जाके एक लड़के के जीवन में, नॉट सो मच फॉर द गर्ल, बट एक लड़के के जीवन में बाकी के चीज़ें होंगी, जैसे एक नेचुरल फिनोमेना है। बट एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है तुम नौकरी पाने के लायक भी हो कि नहीं। अब तुम नौकरी कहाँ जाके करोगे, राइट? एक स्टार्टअप में, जैसे तुमने बताया, MSME में या MNC में, एक कंपनी में जाके नौकरी करोगे ना। और उस कंपनी में नौकरी करने के लिए तुम्हें वो काम आना चाहिए और तुम्हें बेसिक लाइफ स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे अगर पहुंचने का टाइम है तो तुम 11 साढ़े 11 बजे नहीं पहुंच सकते। अगर फॉर एग्जांपल 1 से 1:30 बजे लंच टाइम है, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तो 5 बजे ही लंच करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर मैनेजर है लाइफ में पहली बार, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। बट इंडिया में इतनी बेसिक चीजें कौन सा कॉलेज सिखा रहा है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तुमने कभी बॉडी लैंग्वेज या टोनालिटी का क्लास अटेंड करा है अपने ग्रेजुएशन में, राइट? एंड आई एम अज्यूमिंग हमारी बात इससे पहले भी हो रही थी, तुम हिंदू से हो, मैं एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग और MBA कॉलेज से हूँ, कोई पढ़ाता ही नहीं है। अच्छे कॉलेजेस नहीं पढ़ा रहे हैं तो छोटे कॉलेजेस की बात तो छोड़ दो। तो फनी बात यह है, हम जिंदगी भर क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं 21 साल उम्र तक, फिर हमें बोला जा रहा है फुटबॉल खेलो। कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी है ना इस चीज की, तो कैसे खेलेंगे? तो एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत लो है।
और अगर भारत की बात करें तो बहुत ही खराब है। हम्म यहाँ से तुम 100 किलोमीटर आगे चले जाओ, कुछ नहीं, बच्चे को बस बोलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चलो हिंदी में बोलो, अपने बारे में बताओ, वो तुम्हें देख के स्माइल करेगा, शर्माएगा, शायद टेबल के नीचे चला जाएगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये बात बोल पाए, उसे कौन नौकरी देगा? हाँ नौकरी में किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना, या कोई पेपर डॉक्यूमेंट देख के उसको लिखना पड़ेगा, कोई एक बेसिक काम होगा, चाहे वो एंट्री लेवल जॉब ही क्यों ना हो। तो एम्प्लॉयबिलिटी लो होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट आज के डेट में 54% पे है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है आफ्ताब। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं पर वो अनएम्प्लॉयबल है। मतलब है इसका ये मतलब है कि उन्हें नौकरी मिल गई है, अच्छा, पर मिलना नहीं चाहिए था, इतने बुरे हैं, बस घसीट रहे हैं काम को। हाँ, तो मिल गई है तो रोज मैनेजर से गाली खा रहे हैं, हैबिट्स ठीक नहीं है, काम अभी तक ठीक से नहीं, किसी भी दिन फायर हो जाएंगे। पर कॉर्पोरेट्स भी तो भूखे हैं ना, फाइनली उन्हें अपनी कंपनी अगर चलानी है तो उन्हें लोग चाहिए। तो बिलो पार लोग हायरिंग होती है 20% हमारे कंट्री में। मतलब ये लेने का मन था नहीं, पर चॉइस नहीं हो तो चलो ट्राई करके देखिए। ये सिर्फ नीचे वाले लेवल्स के लिए, ऊपर पे भी होगा? मोस्टली नीचे वाले लेवल्स के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली वही लोग राइज भी करते हैं तो ऊपर में भी है, और फिर एक खराब लीडर्स बनते हैं। हाँ, और खराब लीडरशिप पे तो आएंगे, उस पर तो एक नया पॉडकास्ट बन सकता है। बट अगर नीचे वाले लेवल की बात करें तो एक्चुअली द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी इन द रेंज ऑफ 75-80%, क्योंकि देर इज ऑल्सो सूडो एम्प्लॉयमेंट ऑफ 20-25% जो 54% के ऊपर है। तो द सोल्यूशन टू दिस दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तुम एजुकेशन सिस्टम बदल दो। क्यों पढ़ा रहे हैं हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स में कैलकुलस, फिजिक्स में कौन सा महत्वकर शक्ति आता है नहीं आता है, जीरो यूज है मोस्टली, राइट? वो चीज़ें पढ़ाओ जो फाइनली नौकरी में चाहिए, राइट? अगर तुम्हें बड़े होके जैसे मार्केटिंग में जाना है तो क्लास 5 से पढ़ाओ ना यार मार्केटिंग में क्या करते हैं, या क्लास 10 से तो पढ़ाना शुरू करो, या ग्रेजुएशन से तो पढ़ाना शुरू करो, कहीं पे तो पढ़ाओ ताकि तुम्हें जॉब में लगे तो पढ़ के आया हूँ कर दूंगा। पर इस पे भी मेरे को लगता है सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं ऐड होती है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल, इवन कॉलेजेस में भी, आपको क्या लगता है सॉफ्ट स्किल्स कभी सिखाते क्यों नहीं है? ये देखो, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें बहुत ही थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब तुम्हें भी इंडस वैली और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता है, राइट? जहाँ पे क्या सिखाया जाता था, 5 साल के बच्चे को सिखाया जाता था कि तुम्हें जंगल में कैसे सरवाइव करना है, राइट? वो बच्चा जब बड़ा होगा उसे थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स से डर लगेगा, वो तो चीता शेर को कैसे संभालना है वो सीख के आया है। अब उसके बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने बोला ये सब सिखाएंगे तो ये लोग तो हमें ही उड़ा देंगे, तो इनको ऐसी चीजें सिखाओ जिससे इनका ब्रेन वॉश हो जाए टू एन एक्सटेंट, ICSE CBSE बोर्ड के थ्रू, और उनको कोई खास फायदा ना हो उस एजुकेशन का बाद में जाके। मैं एक्सट्रीम में जाके बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत फायदा तो होता है, बट वो जो चेंज आया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आवर एंटायर करिकुलम चेंज टूवर्ड्स वेरी बेसिक सब्जेक्ट्स जिसका कोई फ्यूचर यूज बहुत ज्यादा नहीं है। एंड वहां से वहीं से हम सीखते हैं कि अब यही पढ़ना। अभी भी हम बच्चों को पूछते हैं अच्छा कौन से बोर्ड में हो, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एन आंसर लाइक एन ICSE CBSE बोर्ड ऑनली, राइट? मैक्सिमम IB बोर्ड आ जाएगा, और स्टेट बोर्ड्स तो उससे भी क्या गुजरा है, बिल्कुल, राइट? एंड वहीं से निकल के आ रहा है। सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, एंड दे आर रन बाय द गवर्नमेंट में आप एजुकेशन के पूरे करिकुलम को अगर चेंज करोगे तो इट नीड्स टाइम, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग। NEP जो इंट्रोड्यूस हुआ है आज से 5 साल पहले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स शुरू हुआ है, तुम्हें याद होगा आज से और कुछ साल उसके बारे में टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट सुना है, राइट? समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर ही करना है, उसमें टीचर की मेहनत बढ़ जाती है। अब वो टीचर बना ही है क्योंकि कोई और नौकरी मिल नहीं रही थी, एंड क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। 90% टीचर्स अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो है जो कुछ नहीं मिल रहा था करके टीचर बने, उनको मेहनत करनी नहीं है, वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे, उसमें ज्यादा मजा भी आता है। आप टॉप कॉलेजेस के लिए भी बोल रहे हो कि टीचर्स कई बार ऐसे ही एम्प्लॉय हो गए बिकॉज उनको कुछ मिल नहीं रहा था आसपास? देखो, टॉप कॉलेजेस इज अ मिथ इन इंडिया, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। फॉर ऑल कॉलेजेस यू आर सेइंग? नॉट फॉर ऑल, बट मेजॉरिटी टॉप कॉलेजेस। अब मैं क्या बताऊं यार, MBA की बात करूं, राइट? तो यू कैन रिमूव द टॉप IIMs इन द कंट्री जहां पे हेरिडिटरीली लेगेसी टीचर्स खुद चले आ रहे हैं, तो देयर इज
इफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री, अब जीतू भैया जो पढ़ाते थे उसमें कितनी बार तुमने एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉन्सेप्ट सुने? वो तो लाइफ स्किल्स पढ़ा रहे थे, राइट? राइट। एंड केमिस्ट्री का एग्जांपल उठा के एक लाइफ स्किल पढ़ा देंगे, राइट? फिजिक्स का एग्जांपल उठा के दूसरा लाइफ स्किल पढ़ा देंगे। और हमारा फेवरेट कौन है? जीतू भैया, क्योंकि वो जिंदगी के बारे में पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ाता ही नहीं है। लेगेसी टीचर्स और लेगेसी एडुकेटर्स will always use concepts of studies to actually teach you to lead life. That's how great तुम्हारे बचपन के टीचर्स के बारे में अगर पूछूंगा, तुम्हें कौन याद है? कोई एक सब्जेक्ट का टीचर बताओ जो याद है। भाई सच बताऊं तो आपको इट विल बी अ जीके टीचर, बिकॉज उनकी बातें ही ऐसी होती थी, रादर देन बीइंग कि आप एक ही चीज़ पे रट्टा मारो ये बोल के आप बोल रहे हो कि यार ये देखो ऐसे भी चीज़ें हैं। तो इट हेल्प यू इमेजिन, हेल्प टू कम आउट ऑफ द बुक एंड फील कि एक बाहर की दुनिया है जिसके बारे में मैं शायद सीख रहा हूँ, अगेन लाइफ स्किल, राइट? तो वो लेगेसी टीचर्स बहुत कम हो गए हैं। एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ टॉप कॉलेज फैकल्टी एंड सम ऑफ द फैकल्टीज इन माय ओन कॉलेज, आई हैव रियलाइज्ड वो टीचर्स जहाँ जहाँ बचे हैं वो वाले इंस्टीट्यूट्स अभी भी तुम जिंदा मान सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली अब तुमने सोचो खोल दिया, आई एम जम्मू, आई एम रांची, आई एम रोहतक, आई डोंट नो हाउ देयर टीचर्स आर। आई एम जस्ट सेइंग वहाँ पे अगर तुम हायर करोगे मार्केट से टीचर्स को, सो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल आल्सो कम विद दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जहाँ पे दे डोंट नेसेसरीली हैव अंडरस्टूड और अंडरगॉन व्हाट टीचिंग एक्चुअली शुड बी। एंड देयरफॉर आई एम आल्सो सेइंग इट फॉर अ लॉट ऑफ टॉप कॉलेजेस जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी कैन बी अ लॉट बेटर। एंड इवन आप पूरी जर्नी देखो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, इवन नॉट स्कूल, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टुवर्ड्स व्हेन यू गो टू कॉलेज, आपको बस सिखाया जाता है कि रट्टा मारो, आप जेई ले लो, सीयूटी ले लो, आपको हर जगह रट्टा मारना है। उसके बाद अब ये लोग जब जॉब में जाएंगे तो उन्हें पता कैसे होगा कि एक्चुअल में आपको काम कैसे करना है? आपने तो रट्टा मारना सीखा है ना अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, या फिर इवन आपकी कॉलेज लाइफ में भी। तो जब आपने रट्टाफिकेशन हर जगह कर दिया तो आप काम कैसे करोगे यार? आपको तो काम करना आएगा ही। ये रेवोल्यूशन है कि आफ्ताब, एंड मैं एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत पैशनेट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे स्टार्टअप शुरू करने में लेट हो गया, क्योंकि और शायद 20 साल बचे हैं ऑफिशियल जॉब करने में, तब शायद 30 बचता। बट मेरे बचपन में तुम्हें पता है मैं 6 साल की उम्र में मर गया था, ठीक है? मतलब मेडिकली आई वाज डिक्लेयर्ड डेड। मैं क्लास 1 में फेल हुआ था 2 सब्जेक्ट में, ठीक है? फिर मैं मर गया। तो फिर उन्होंने you committed suicide or no something? Like I died a natural अच्छा। death and मतलब फीवर और कफ हो गया था, एंड द कफ गॉट स्टक इन माय ओएसोफेगस एंड आई स्टॉप्ड ब्रीदिंग, मतलब पूरा सिस्टम चोक हो गया था। तो जब तक दे डिस्कवर्ड कि मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं हिल रहा हूँ सुबह, तब तक मैं 2-2.5 घंटे से बेहोश था। एंड व्हेन आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल आई वाज डिक्लेयर्ड डेड। बट उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला मैं हम फिर भी 1-1.5 घंटा ऑब्जर्वेशन में रख के फिर उसके बाद यू कैन साइन द फॉर्म डेथ सर्टिफिकेट। somehow I came back। उस टाइम पे there were lot of whatever the doctors did or by God's grace। अब मैं क्लास 1 में फेल हुआ, मरा, वापस जब आया तब something changed and I still have this, I got something called a photographic memory, जो लोग नॉर्मली कहते हैं एज अ कॉन्सेप्ट। मेरे साथ हुआ ये, मुझे बुक्स के पेजेस में फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन के साथ चीज़ें याद रह जाती थी। मुझे एग्जाम में लगता था मैं चीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किताब आ जाता था सामने, ठीक है? तो अब होता इससे ये था कि बचपन में क्या होता था, ये पोएम लिख के दिखाओ, बिल्कुल राइट? तुम्हें 20 में 20 नंबर मिलेंगे अगर पूरा पोएम लिख दिया तो। मुझे हमेशा 20 मिलता था। बाकी दोस्तों का किसी का फुल स्टॉप मिस होता था, किसी का कॉमा मिस होता था, मैं उसका मजाक उड़ाता था, तू तो सेमीकोलन भूल गया इसलिए तेरे नंबर कट गए। कितनी बेवकूफ़ी है बताओ। मैं रटने को प्राइड मानता था, और मैं तो रटता भी नहीं था, मेरे फोटोग्राफिक मेमोरी से मुझे दिखने लग जाता था और उसको प्राइड मानता था। अब जब फाइनली एमबीए के, तो एमबीए फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है, एमबीए और जॉब के दौरान जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, रटने का कोई वैल्यू ही नहीं था यार। मैं जो रट के बोल रहा था फोटोग्राफिक मेमोरी से, बगल वाला बंदा चैट जीपीटी या गूगल करके बोल दे रहा था। इन योर जॉब ना, इन माई जॉब। तो मैं जिसको एकदम भगवान की शक्ति मान रहा था कि अरे मेरे तो ब्लेसिंग्स आ गए, घर पे भी सब पागल कि इसको तो सब याद रह जाता है, कुछ नहीं भूलता, ये सब खत्म, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना रहा, जीरो इंपॉर्टेंस हो गया ना। तो रोट लर्निंग जिससे पूरा एजुकेशन सिस्टम बना है वो फंडामेंटली इतना फ्लॉड है, क्योंकि काम में तो सब कुछ एप्लीकेशन है ना। तुम सेल्स में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, ऑपरेशंस में जाओ, टेक में जाओ, फाइनेंस में जाओ,
जो भी थियोरेटिकली पढ़ के आए हो उसको अप्लाई करना है. You can't 100% can't teach that from a theoretical perspective. प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. यूज केस तो आपको अपना ही बनाना पड़ेगा. अपना ही बनाना पड़ेगा. तुम अपने हिसाब से ही सीखोगे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर सॉफ्ट स्किल्स ना हो, मतलब जब मैं पहली बार मुंबई गया, मैं खड़गपुर में पैदा हुआ, वहाँ बचपन बीता, फिर राउरकेला में मैंने इंजीनियरिंग करी. दो ऐसे शहर जहाँ पे पर कैपिटा इनकम विल नॉट बी मोर देन 30-35,000 एट मैक्स. अब उसके बाद मैं पहुंचा मुंबई. मुंबई में पीयर ग्रुप के साथ में बैठने में मुझे शर्म आती थी शुरू में, क्योंकि मैं शायद एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का जैकेट पहन के गया हूँ और वहाँ बाकी सारे यार ड्रेस लाइक यू एंड मी नाउ. राइट. तो मैं उनके बीच में भी बैठ के मुझे ऑलरेडी अनईजी फील होना शुरू हो जाता था. यार कुछ तो गड़बड़ है. वो भी मुझे देख के छिप छिप के हंस रहे कि ये देखो कहाँ से कार्टून आ गया है. And from that, and every tier 3-4 student is facing that. हाँ, ये कल्चरल शॉक तो लगेगा ही लगेगा. उनको इस चीज का बुरा नहीं लग रहा मैं कैपेबल नहीं हूँ. उनको इस चीज का बुरा लग रहा है अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ. खाना खाते वक्त शायद मेरे दोस्त 3-4 रोटी खाते, मुझे 8 रोटी की आदत है कि वही उसी आदत से आए हैं. राइट. या ठीक तरीके से खाना खाना आता नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करना आता नहीं है ऑपोजिट जेंडर से. ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है. द वे you would look at your opposite gender is such a normal thing ना, if you have grown up in a relatively good city. राइट. वहाँ पे तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है कि मैं लड़कियों के आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाता. अच्छा, गाँव का बच्चा अगर करेगा बात ही नहीं. एंड द वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. लड़की लड़के के आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाती है, क्योंकि ये तो गलत हो गया. मम्मी पापा ने बोला है कि नहीं करना चाहिए. शादी के बाद बेटा ये अलाउड है. तो साइकोलॉजिकली बहुत आपको ये अंदर से निचोड़ के रख देता है ये. जब तुम आते हो शहर, उसके बाद तुम्हारे दोस्त सारे शहर वाले हैं, तुमने शायद 99% लाया 10th और 12th में, अब तुम यहाँ आ गए हो, यही एडजस्ट करने में तुम्हारी जान निकल जाती है. तो एक तो पढ़ाया कचरा है, मतलब खराब है, उसके ऊपर सॉफ्ट स्किल दिया नहीं है. टियर 3 और 4 का बच्चा कैसे सक्सीड करेगा मतलब. और आप ऐसे देखो ना, अगर टियर 3 में भी आप देखें, चलो टियर 2 ले लेते हैं. यहाँ पे टियर 2 से कोई बच्चा जेई लेके आया अपना बढ़िया से. इस बच्चे ने 99% लाए, IIT बॉम्बे चला गया, सब किया. इसने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बस रट्टा मारा है, चीज़ें निकाली है. ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स में रीजनिंग अच्छा होगा, पर इसने रट्टा मार के बेसिकली अपना पूरा फंडा बनाया. इसकी पर्सनैलिटी 2 साल से बस पढ़ाई के अराउंड ही थी. उसके बाद ये कॉलेज जाएगा, ये वहाँ से ढलेगा. जब तक ये ढलेगा तब तक प्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा, फिर उसको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि तैयार ही नहीं था. अब वो उसको तब कोई नहीं बताएगा. स्कूल ने तो उसको सुपरस्टार बना दिया, तेरे तो 99% है, तू तो हीरो है. उसके बाद जब बाद में अभी पूछो क्या कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, मास्टर्स करेंगे. बहुत अनफॉर्चुनेट है. इन रिजल्ट अगर जॉब है जिसमें इंटरव्यू होता है, सोचो कितनी बार हमारे स्कूल और कॉलेज में इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है. फाइनल स्टेप, तुम्हें पता है कि आखिरी छलांग इंटरव्यू है. और 20 साल इंटरव्यू पढ़ाया ही नहीं कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद के 4 क्वेश्चन भी प्रेडिक्टेबल होते हैं यार. टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, बटन कितने हैं शर्ट में. तो वो वहाँ पे वो एकदम डरा हुआ है. IIT की बात कर रहे हो, बहुत सारे IIT के दोस्त हैं मेरे. जिस साल मेरा IIT नहीं हुआ वो एक दूसरी कहानी है, जहाँ पे वापस डिप्रेशन में चली गई थी मेरी फैमिली. बट जिस साल मेरा IIT नहीं हुआ, मेरे कुछ दोस्तों का हो गया, सेम शहर खड़गपुर से. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस था हमेशा, बाहर जाके बात करना, डिबेट्स में पार्ट लेना, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना. वो लोग वो नहीं करते थे, पढ़ते थे दिन रात बैठ के, घिसाई. नेचुरली कुछ लोगों का उनमें से हो गया, मेरा नहीं हुआ. आज की डेट में वो सारे दोस्त, आफ्टर बीइंग मच मोर इंटेलिजेंट देन मी ऑन पेपर, आर डूइंग मच लेसर देन मी. Even they are from IIT. After top IITs of the country, the only reason in that is soft skills. कोई फर्क नहीं है बाकी. तो क्यों घिसा रहे हो ना. अगर पता है कि कॉम्बिनेशन, तुम अपने मन के हिसाब से पढ़ाई भी कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल पे काम करके उसको और एक्सेंचुएट भी कर सकते हो, करियर भी आगे बढ़ सकता है. एंड उस अनफॉर्चुनेटली इसके बाद बहुत बार ये भी होता है कि जो तुमने लीडरशिप की बात शुरू में करी थी कि दैट DNA बनता है फॉलोअर का, DNA लीडर का बनता ही नहीं है. फाइनली तुम अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, है तो अपना ना, इवेंचुअली बहुत फर्क पड़ता है आफ्ताब इससे. ऑफ कोर्स. ये DNA तुम
100 में से एक आईटी के बच्चे में मुझे दिखा दो, और मैं 100, 150, 200 आईटी के लड़कों का इंटरव्यू कर चुका हूँ फॉर माय ओन कंपनी और इन माय डिफरेंट रोल्स इन द पास्ट. मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेट फॉलोअर्स, बट दे आर नॉट लीडर्स. है. पढ़ाई ये क्या है कि आईटी निकालने के लिए दरवाजा बंद करके बिना खेले बिना सीरियल देखे तुम्हें मेहनत करते रहना है. उसके बाद 4 साल सर नीचे करके सारे में ग्रेड्स लाना है. इसमें लीडरशिप कहाँ आ रहा है इनमें से कहीं? आप तो एकेडमिकली स्ट्रांग हो गए बस. बहुत स्ट्रांग हो गए एकेडमिकली. तो वेरी रेयरली यू वुड गेट टॉप, बट दे आर फाइनली दे आर सो इंटेलिजेंट दैट कुछ लोग उसमें से लीडरशिप में पुश हो जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, सॉफ्ट स्किल नहीं है, धक्का मार के तुझे लीडर बनाना है, क्योंकि कोई और तेरे आसपास इंटेलिजेंट नहीं है. देन हाउ कम ये कुछ फाउंडर्स होते हैं जो आईआईटी वगैरह से होते हैं, वो बहुत तगड़े लीडर बन जाते हैं आगे जाके, ये क्या ऐसा अलग कर देते हैं? देखो, 2 पार्ट्स है इसमें. एक तो बहुत छोटा रेशियो है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ठीक है. आईआईटी में मेरे टाइम पे 5000 सीट्स थे, आज के टाइम पे 12000 सीट है. तो अगर हम पिछले 20 साल की बात करें तो अराउंड 10-15 लाख आईटीएंस निकले होंगे. और तुम कुछ फाउंडर जो सीईओज बन जाते कह रहे हो 100 भी नहीं होंगे. तो मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट रेशियो है कि मैं क्या बताऊं. एंड इसमें डेटा इज सो स्केरी. अगर आप अभी ये स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड ऐसे कॉलेजेस, मतलब आईवी लीग वाले, आईवी भी नहीं, आप यूएस के ना बस टॉप 10 अच्छे वाले कॉलेजेस उठाओ और आईआईटी आईएम्स उठाओ, और उसके बाद आप उनको कंपेयर करके देखो कि कहाँ से आपके यूनिकॉर्न फाउंडर्स निकले हैं. आपको सामने डेटा मिल जाएगा, एंड इट इज ऑन गूगल, एनीवन कैन सर्च दिस राइट अवे. Great point, and that's where the truth lies. Definitely these are the most intelligent folks in our country जो आईटी और आईएम्स गए हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर. इनको थोड़ा सा भी सॉफ्ट स्किल जोड़ दो ना इनमें, ये दे विल फ्लाई फ्रॉम डे वन. बट एजुकेशन सिस्टम में वो थॉट ही नहीं है, एंड उसीलिए क्रैक्ट की तरह कंपनी की शायद 100 क्रैक्ट कंपनीज की जरूरत है, या टचवुड होपफुली हम ही 100 के इक्विवेलेंट बन जाएंगे. बट बहुत ये अनएम्प्लॉयबिलिटी गैप इज अ बिग वन इन आवर कंट्री. बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हर साल 70-80 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड है. तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? एक तो अभी औकात बहुत ज़्यादा हुई नहीं है कि मैं कुछ करूँ इसके बारे में, ट्राई करना शुरू किया है. बट मैं उन्हें बताता हूँ कि हर साल 10 लाख नौकरियाँ भी ऐसी होती है जो कोई नहीं लेता. पहले वो तो भरे. 10 लाख नौकरियां जो कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, नो टेकर्स. तो ये वैकेंसी है बेसिकली. वैकेंसी है, भर्ती नहीं है हर साल. तुम सोचो, पहले वो तो भरे. वो 70-80 लाख में 10 लाख ऐसे लोग तो निकले जो उस वैकेंसी को भर सकता है, जो क्रैक्ट का काम है मेनली. उसके बाद मैं शायद जाऊंगा कि अच्छा ये नौकरी ही नहीं है इनके लिए, अब इनका क्या करें. तो वो मैच शादी.com तो लड़का लड़की को मिलाते हैं ना, यहाँ पे हम कॉर्पोरेट और स्टूडेंट को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. वो गैप भर के, ताकि एम्प्लॉयर डे वन से जो चाहता है एकदम अच्छा ट्रेन होके चकाचक होके यार डे वन पे परफॉर्म करना शुरू कर दे, वो भी ओवर एक्सपेक्टेशन है. और बच्चा कहता है ग्रेजुएट तो हो गया हूँ, अब तो 3-4 लाख की नौकरी मिल जानी चाहिए, कुछ नहीं आता है फिर भी, वो भी एक ओवर एक्सपेक्टेशन है. उन दोनों को सेम पेज पे अगर ले जाए तो धीरे धीरे शायद बदलाव है. इस पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लोग बार बार बोलते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ऐसा बोलते हैं, यूपीएससी के जो आईएएस के बच्चे बनाते हैं, बनते 1% ही है उसमें से एट द एंड ऑफ द डे. ये बोलते हैं कि यूपीएससी का जो प्रेशर है या फिर ये जेई का जो प्रेशर है, ये आपको लाइफ में आगे प्रेशर लेने के लिए तैयार करता है. मेरे को समझ नहीं आता कि उस आर्ग्यूमेंट की सेंस कैसे बन रही है यहाँ पे, कि क्या इसका ये मतलब है कि आईआईटी में जाके बच्चे सुसाइड कमिट नहीं करते हैं आपस के पीयर प्रेशर में. जिसने इतना आईआईटी में चला भी गया, उसने सारे एंट्रेंस निकाल भी दिए, बट जब वो कॉलेज में है, क्या बच्चे सुसाइड कमिट नहीं कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? तो वहाँ फिर आपका प्रेशर वाला पॉइंट कैसे वैलिड है? प्रोज एंड कॉन्स है इस पॉइंट के. आई एम, इफ यू आस्क मी, आई एम इन फेवर ऑफ द फैक्ट दैट आप बच्चों को ऐसे सिचुएशंस में ढालो जो उन्हें बाद में काम आने लगेंगे. बट ये बाई प्रोडक्ट है, पता है, मतलब हमने इसलिए नहीं प्रेशर बनाया ताकि इस प्रेशर से होने के बाद वो अच्छा बने. बाई चांस बन गया है पॉपुलेशन की वजह से, 10,000 सीट है, 12 लाख बच्चे देंगे, तो बन गया ना प्रेशर, क्योंकि 1% से कम सक्सेस रेट है. पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बेस्ड ऑन रिजेक्शन है, ऑटोमेटिकली उस कारण से वापस प्रेशर बन जाता है. रिजेक्शन से आपका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखते कि कौन से 10,000 बेस्ट बच्चे हैं. क्वेश्चन पेपर ऐसे बनता है कि कैसे मास बच्चों को रिजेक्ट कर पाए. अच्छा, एक्सेप्टेंस का रूल ही नहीं है.
एक्सेप्टेंस का रूल तो तब होगा ना जब ऐसे राइटिंग करवाओ यार, मतलब हर एक की क्वालिटी चेक करो। यहाँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब तो आप मार्क करोगे सिस्टम में, वो कंप्यूटर में डालेगा, अपने आप ही बता देगा टॉप 10,000 कौन है। तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिजेक्शन नॉट ऑन सिलेक्शन। आप आईवी लीग की बात कर रहे थे, हार्वर्ड ये थोड़ी बोलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, हार्वर्ड फॉर्म भरवाता है पूरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर पर्पस उसको, लिखो, हाँ एग्जैक्टली। राइट और ये बताओ कि तुम्हारे आगे के 5 साल में क्या 10 साल में क्यों ये फील्ड लेना चाहते हो, इसी में क्या बड़ा अभी तक क्या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया है। कोई नहीं, आईआईटी में ये सब थोड़ी लिखवाते हैं, अरे बिल्कुल भी वो नहीं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन को छांटना कैसे, हाँ वो आईवी वालों को आता है। हाँ तो इसीलिए वहां से वो घुसता है जो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, उस लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड है, नॉट कि जो बच गया। तो यहाँ तो है कि थैंक गॉड मैं बच गया तो आईटी हो गया, उल्टा होता है यहाँ। तो देयरफॉर जो प्रेशर की तुम बात करें तो एक्सीडेंटल है, कोई प्लान नहीं करा है इंडिया ने कि प्रेशर वाला एनवायरनमेंट बनाते ताकि उनको एकदम ढाल के बढ़िया बंदे निकालेंगे, बाई चांस हो गया। बट उसके फायदे हैं कि तुम जब वो पढ़ाई करते हो, इतना कंपटीशन फेस करते हो तो तुम थोड़ा हार्डन हो जाते हो। पर बाई चांस अगर तुम्हारा हो गया, उसका एक ईगो बूस्ट भी बहुत खतरनाक है। खासकर छोटी उम्र में। हाँ उस उम्र में यू आर एट अ वेरी वेरी वल्नरेबल एज। 17-18 साल की उम्र में तुम्हारे ऐसे एक इंस्टीट्यूट में हो गया जो पूरी दुनिया, पूरा तुम्हारा कम्युनिटी तुम्हें बहुत जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहा है। तो सॉफ्ट स्किल है नहीं, अभी आईटी में जस्ट घुसे हो तो बहुत सारी बार दिमाग भी खराब हो जाता है कि व्हेन यू गेट इनटू अ टॉप इंस्टीट्यूट एंड उसमें दे आर नॉट एबल टू टेक फेलियर बिकॉज द ईगो हैज रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट। सुसाइड्स का मेन रीजन मुझे लगता है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैं कैसे फेल हो गया। उन्हें बाकी सारे पागल सिमिलर मिलते हैं जो सब अपने आप को बेस्ट समझते हैं, हमेशा फर्स्ट आए क्लास में, हमेशा 100 में से 100 99 आ गया तो उनको लगता है कि सब दुनिया खत्म। सारे सेम है, उसमें बेस्ट अमंग बेस्ट तुम नहीं बन पा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है एंड यू वांट टू अनफॉर्चुनेटली किल योरसेल्फ आल्सो एट टाइम्स। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, जो वो झेल जाता है सारा, दे आर एबल टू। अब सुंदर पिचाई इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर ना, मतलब अनबिलीवेबल एज अ पर्सनालिटी। तो दोनों तरह के आपको पर्सनालिटीज मिलेंगे, हाउ यू वांट टू टेक इट, बट द सिस्टम इज वेरी 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 बायस्ड, द वे द एंटायर सिस्टम इज प्लान्ड। नहीं, सिस्टम को फिर सरकारी नौकरियां प्रमोट करनी है ना, कि आप टीयर 2 और टीयर 3 में आ जाओ तो यार सरकारी नौकरी लग जाए। इनको शायद कॉर्पोरेट में ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही होगी, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं सरकारी मेरे को पियून लगा दो, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। वो मेंटालिटी शिफ्ट भी तो वहीं पे है कि सरकार में जाना है किसी तरह। ये तो यार मेरे डे टू डे सच है ये जो तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब्स लगती है, बहुत सारे बच्चे जॉब लग जाने के बाद हमें आके कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई जी, हमारा रिफंड कर दो, और मैं सरकारी नौकरी में चला जाऊंगा, शायद आधे सैलरी पे हैं या उससे भी कम सैलरी पे हैं। अब यही लोग जाएंगे बाद में प्रोसेसेस बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, और फिर वो पॉलिसी फॉलो करेगा कौन, जो कॉर्पोरेट में काम करता है। मैं अपने बिजनेस में जीएसटी दे रहा हूँ, अपने सैलरी से टैक्स दे रहा हूँ, और उसके बाद इवन आफ्टर दैट ऑल्सो एवरी ट्रांजैक्शन में मैं ट्रांजैक्शन का खर्चा दे रहा हूँ ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं सेम सड़क से गुजर रहा हूँ अभी गुड़गांव से नोएडा आते वक्त, जिससे बाकी के लोग गुजर रहे जो इनमें से शायद तीनों में से एक भी नहीं कर रहे। तो आई एम सेइंग पिस्ता भी इन अ बिग वे द प्राइवेट कॉर्पोरेट लाइफ में जो है वो वाला बंदा है, क्योंकि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। तो सरकारी मतलब वही, इट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, बट हाँ प्रोमोट वही किया जाता है कि सिक्योर जॉब मिल जाए, सेफ जॉब मिल जाए, कि ये नौकरी कभी जाएगी ही नहीं। पर ये टीयर 2 में इतना बाबू कल्चर क्यों है? आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है? देखो हमारा ना टीयर 2 सिटी इज एंटायरली बेस्ड ऑफ ऑन अ सर्टेन फॉर्म ऑफ पावर। अब तुम पावर चूज कर सकते हो कि कौन सा पावर कहाँ पे ज्यादा है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल तुम अगर ईस्ट इंडिया में चले जाओ, सडनली, अब मैं ईस्ट से हूँ तो मुझे पता है सडनली वुमेन पावर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, राइट? गवर्नमेंट भी वुमेन की है, घर पे भी वुमेन ज्यादा कंपैरेटिवली हावी है, प्रोफेशन में भी, क्रिएटिविटी में भी वुमेन कंपैरेटिवली ऊपर है, राइट? तो वहाँ पे दीदी कल्चर है, राइट? सिमिलरली तुम अगर एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में चले जाओ, इट विल बी नॉर्थ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, लार्जली मेल डोमिनेटेड, राइट? अब वही सिमिलरली तुम टीयर 2 में चले जाओ, हायरार्की, whether in the village
और इन द स्मॉल टाउन और इन द कंपनी बिकम्स अ बिग वन. वहां पे अगर तुम कंपनी में जाके अपने सीनियर को सर नहीं बोलो, वो उसी से चिढ़ा रहेगा. दिल्ली के कॉर्पोरेट में क्या बोला जाता है, मेट्रो सिटीज में, कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम. कुछ जगह हो रहा है अभी है. हाँ, धीरे धीरे आ रहा है, हाँ. राइट. बट वहां पे तो कल्चर ही वो है कि आपको सर बोलना है, मैम बोलना है, जबरदस्ती का फेक इज्जत देना है, राइट. बाबू कल्चर तो एक पार्ट है यार. मतलब एक एक बहू जब शादी करके आती है अपने पति के घर, राइट, तब उसको एक न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स को मम्मी और पापा बोलना है ना. तो इतने सारे तरीकों में वी आर बाउंड बाय द वे द सोसाइटी इज, which is unnecessary to my mind. Of course. in a lot of ways. बट वैसा ही चलता है. एक ही बैटल ले सकते हैं एक बार में. तो बस चलता तो कितने सारे बैटल्स है ना लड़ने के लिए, राइट. तो इसीलिए अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला एक बैटल उठाया है. तो जैसे यूपीएससी का ही आप देख लो, आईएएस का जो एग्ज़ाम निकालते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालते हैं लोग, इतनी मेहनत करके आपने यार अच्छी रैंक लाई, आप आईएएस बन भी गए, आपको एसडीएम में भेजा जाएगा ऐसी जगह जो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से वहाँ लाइट नहीं आती होगी शायद से, या फिर आपका लक हुआ तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो यू विल बी पोस्टेड एट अ वेरी हॉरेंडस प्लेस. आप आईआईटी से हो, आईएम से हो, या किसी अच्छे कॉलेज से हो, फिर आपने आईएएस का एग्जाम भी निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी शुरुआत होगी ऐसी जगह से. अब सोचो आपका इतना रीजनिंग वाला दिमाग है कि यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ा यू हैव टू राइट आल्सो, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग बन रहा है इंसान. यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स वैसे. अच्छा. in terms of the way it is prepared, मतलब globally acclaimed. तो अब वही है ना कि ये सारी एनर्जी जो इस पर्टिकुलर आईएएस की लग सकती थी टू मेक समथिंग व्हिच कुड हैव जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, वो लग रही है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अपने सेट नोशन में हो रहे हैं, और वो वहाँ पे ऑफ कोर्स 2 साल या साल भर से ज़्यादा नहीं रहेगा. तो वो भी काफ़ी मुझे लगता है कि एक रिसोर्स कई बार वेस्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. हाँ, एंड इससे अच्छा रिसोर्स कहाँ से मिल सकता है. तुम तो एज यू राइटली सेड कि IIT-IIM से निकाल के फिर यूपीएससी निकाला है, बट यार इवेंचुअली दे विल एंड अप रिपोर्टिंग टू अ बाबू अगेन. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. इवन वर्स्ट केस सिनेरियो, अ पॉलिटिशियन हु हैज barely passed 12th. हाँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. अब पॉलिटिशियन अगर ओपन माइंडेड हुआ तो वो सामने वाले की बात सुन के खुद सीखेगा. अगर वो क्लोज माइंडेड हुआ, जो इंडिया में बहुत बड़ा चांस है, तब तो लग गई सर. मतलब तब तो जो आप पढ़ के आए हो भुलाना पड़ेगा टू जस्ट मेक श्योर कि आप सरवाइव कर जाओ उस रोल में. राइट. दोनों तरह के पॉलिटिशियंस हैं, बट वी जस्ट नो कि दोनों हैं. और ये आपको इसके बारे में क्या लगता है कि जो स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं उनका हंगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कई बार इन कंपैरिजन टू समवन सिटिंग इन अ सिटी. इन लोगों के पास वो भूख, वो कैपेसिटी आगे जाने की ज़्यादा होती है. विल यू अग्री टू दैट? 100%. देखिए, जो बड़े शहर से आ रहा है वो एक प्रोपेंसिटी हो जाता है टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. पैसा देख के आ रहे हैं. नॉर्मली माँ बाप ने इतना पैसा सेव भी कर लिया है कि उसकी ज़िंदगी तो कट जाएगी, इफ़ नॉट मोर जनरेशंस. राइट. अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, लेट नाइट पार्टीज, गाड़ी एट्सेट्रा. वो देख के, अगर उनके पास ना भी हो पर देख के आ रहे हैं कि ये तो सबके पास होता है. एक स्मॉल टाउन से जो आ रहा है, he wants to prove himself कि मैं भी उस लाइफ में घुस सकता हूँ, मैं भी ये वाली लाइफ ले सकता हूँ. और कभी देखा नहीं है शायद शहर में, पूरे शहर में, मेरे शहर में खड़गपुर में यार, जब मैं घर से निकला 2 या 3 लोगों के पास 4 व्हीलर होगा. 2008 की बात कर रहा हूँ. मतलब आपकी कॉलोनी में आप बोल रहे हो? नहीं, पूरे शहर में. पूरे शहर में? हाँ, IIT है खड़गपुर में, उसके बाहर जंगल है. मतलब इट इज अ विलेज, ऑलमोस्ट अ विलेज और अ स्मॉल टाउन. 2 या 3 लोगों के पास 4 व्हीलर था. तो मेरा एस्पिरेशन था ना, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं और मेरा दोस्त, जो वो दोस्त तो IIT चला गया, IIT खड़गपुर, और मैं और धक्के खाए मैंने. तो हम लोगों का एस्पिरेशन क्या था पता है? 2 चीज़ें. ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ AC हो, और एक दिन एक बार जिंदगी में फ्लाइट में चढ़ेंगे. बस ये ड्रीम था. ये पहुंच गए तो सक्सेसफुल बेटा. मतलब हो गया, लाइफ इज सेट. हम लोग प्रे करते थे बचपन में, तो मम्मी मंदिर ले जाती थी जबरदस्ती. हम वही प्रे करते थे कि भगवान ये वाली लाइफ दे दो कि AC हो और एक टिकट करवा देना फ्लाइट का किसी दिन. ये तो एस्पिरेशन है. वो भी हाईएस्ट कि ये यहाँ पहुंच गए तो वी हैव मेड इट इन लाइफ. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. हम आजकल मिलते हैं तो हम बात करते हैं कि ये एस्पिरेशन था हमारा व्हेन वी केम आउट फ्रॉम देयर. वो बच्चा जब आता है दिल्ली, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं जब मुंबई गया,
मतलब दिमाग खुल गया ना कि क्या पॉसिबल है, व्हाट एल्स इज, और जो लोग वो कर रहे हैं वो हमसे बेटर नहीं है, इक्वल है, जस्ट दैट दे वर अवेयर, एक्सपोजर ज्यादा था, राइट राइट। तो उन्होंने चूज कर लिया ये करना है। वरना क्या फायदा यार। मेरे 2 भांजे हैं, राइट, 2 दीदियां, दोनों का एक एक बेटा है, दोनों के 95% आ रहे अनफॉर्चुनेटली आजकल एग्जाम्स में। ठीक है, मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे तो पता है कि घंटे भर का फायदा नहीं है इस सब का, राइट, बाद में जाके। अब दोनों को बहुत तारीफें मिल रहे हैं घर पे कि ओहो ये तो बड़ा बनेगा, माई फुल रेस्ट ऑफ द फैमिली स्टिल इन दोस सिटीज अदर देन मे बी माई फादर एंड मदर, क्योंकि वो तो वहां से निकले नहीं। और मैं उन्हें बोलता रहता हूँ यार तू ना एक्स्ट्रा करिकुलर कर, इसमें पार्ट ले, उसमें पार्ट ले, थोड़ा बाहर निकल। उसको तो साइड में रखा होता है बिल्कुल, एकदम छोड़ रखा है। हाँ। एक भांजे ने मुझे बोला कि मामा मैंने डिसाइड किया है अब 11th और 12th में मैं क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा। मेरा तो रोना निकल गया सुन के कि ये क्या डिसाइड, कितना घटिया डिसीजन लिया। और उसको उसके लिए तारीफें मिले घर पे कि यार ये 2 साल क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये तो मतलब लाइफ। पेरेंट्स इस बिहेवियर को वो करते, प्रमोट करते हैं। अरे खुश है, मिठाइयाँ बटी है कि ये क्रिकेट नहीं खेलेगा अब 2 अरे साल। भाई साहब, और वो एकदम खुश है उसके लिए। तो मुझे तो दिख रहा है क्या होने वाला है मतलब फ्यूचर में। आई कांट हेल्प हाउ मच एवर आई ट्राई। अपने घर की बात कर रहा हूँ, तो बाकियों को तो क्या ही तो बोलूं। बाकियों को तो क्या बोलूँ ना। इसीलिए मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मुझे पता है उनके साथ क्या क्या हो चुका है, तब वो अजीब अजीब बातें करते हैं तो आई एम अवेयर कि टाइम लगेगा वापस रिवर्स ब्रेन वॉश करने में और फिर उन्हें फाइनली कॉर्पोरेट में डालने में। राइट। मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट की तरफ ही जाना चाह रहा था अभी, नेटवर्किंग एंड कॉर्पोरेट मेजरली। जैसे इवन क्रैकएड इज पार्ट ऑफ गिरनार सॉफ्ट ऑटोमोबाइल टेक, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, जिसके अंदर 15 कंपनीज आती है, आपने जैसे बताया था। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि एक तो पहले यार, हाउ यू मेक अ नेटवर्क लाइक दिस, राइट? कि कितने सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है यू कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी एज आई अज्यूम, राइट? यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, आपको अपना रास्ता बनाना है, लेकिन आपको पता है यार कि कितनी डिफिकल्टीज है एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए। आप अपना बेस बनाओगे, देन यू विल रेज कैपिटल, आपकी सेल होगी, वहाँ पे यू वर एबल टू गो टू अ प्लेस वेयर यू ऑलरेडी हैड द मेंटर्स, यू ऑलरेडी हैड द नेटवर्क, यू जस्ट हैड टू अप्लाई द माइंड कि यार धंधा ऐसे चलाऊंगा। तो ये नेटवर्क कैसे बनता है? मतलब लाइक दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉलेज में इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। लिंक्डइन पे आपका नेटवर्क म्यूचुअल आ गया, वो नेटवर्किंग नहीं है एज आई सी इट टू बी राइट नाउ। तो हाउ यू क्रिएट दैट नेटवर्क लाइक? ग्रेट क्वेश्चन। नेटवर्किंग इनफैक्ट एज अ स्किल मुझे लगता है अगेन स्कूल से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। देखो आई थिंक नेटवर्क बनता है, पहली चीज़ तुम्हारा खुद का नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज कितना अच्छा है। तुम 5 लोगों के साथ आफ्ताब रूम में बैठोगे ना, 5 मिनट में पता लग जाएगा कि किसके साथ बात करने का ज़्यादा मन कर रहा है। क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो बंदा ह्यूमर में बहुत अच्छा होगा, या फिर नॉलेज इन देयर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज डीप होगा। तो पहले तो खुद पे काम करो, बिकम एन एक्सपर्ट एट वॉट यू डू जस्ट बाई नॉलेज। आजकल तो कंटेंट और नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, बट एटलीस्ट नो एवरीथिंग इन योर फील्ड। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बी द बेस्ट पॉसिबल पर्सन इन दैट। बेस्ट पॉसिबल, हाँ, उस तुम्हारे पास जितना टाइम है उसमें जितना बेस्ट हो सकते हो, अपना फील्ड सिलेक्ट कर लो अपने इच्छा से और उसमें बेस्ट बन जाओ। सेकेंड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, बट डोंट बी एन इंट्रोवर्ट ऑल्सो, बी एन एम्बीवर्ट एटलीस्ट। और एम्बीवर्ट का मतलब है कि व्हेन रिक्वायर्ड आई कैन टॉक। ये तो खुद पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद नेटवर्किंग कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है तुम हमेशा खुद हो। अगर तुम्हारे सामने आज शाहरुख खान आ जाए तो तुम ऐसे पागल क्रेजी फैन हो जाओगे, तो तुम शाहरुख खान का नेटवर्क कभी नहीं बनोगे। ऑफ कोर्स। पर चांस है अगर तुम आफ्ताब बन के मिलोगे और मैं देवोजीत बन के मिलूंगा और हम शायद ऑनेस्टली अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्या करते हैं, तो शाहरुख शायद हमें याद रख ले कि हाँ यार याद रहेगा। एज अगेंस्ट तुम उसके पैरों में गिर जाओ और बोलो मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, दैट्स नॉट नेटवर्किंग। राइट। नेटवर्किंग इज अबाउट ऑथेंटिसिटी। होल्ड ऑन टू हु यू आर एंड देन मीट द पर्सन विथ फुल ऑनेस्टी कि मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हो सके तो मैं आपका हेल्प भी करना चाहता हूँ। यू शुड से दैट। मतलब आप किसी अपने से बड़े इंसान, अमीर इंसान से मिल रहे हैं, आपको बोलना चाहिए उनको कि आप हेल्प करेंगे उनकी।
ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैंने जब पढ़ा बहुत नेटवर्किंग एज ए स्किल के बारे में, मेरा भी मिथ टूटा है इसमें. ऑल ऑफ अस आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग एवरीवन एल्स, इररिस्पेक्टिव आप कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो. इरेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पे स्टैंड करे, क्योंकि हर इंसान अलग है. तुम्हारा स्ट्रेंथ अलग है मुझसे, और हम दोनों का स्ट्रेंथ अलग है विराट कोहली से, पर अलग है, ये इंपॉर्टेंट है समझना. तो देर इज अ चांस कि हो सकता है हम विराट को किसी ना किसी चीज में हेल्प कर सके. कोशिश तो करें. विराट को जाके बोलना मैं तुम्हारा फैन हूँ, या फिर सर आप मेरे साथ एक फोटो ले लीजिए, इससे बेटर है ना कि आप विराट को जाके बोलो विराट फैंटास्टिक टू मीट यू, आई एम देवजीत, आई रन एन एजुकेशन कंपनी एंड दिस इज माय कार्ड, एनी टाइम यू फील आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प विथ टू यू, प्लीज रीच आउट. हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम सेइंग कि अरे सर मजा आ गया एक फोटो ले लेते हैं. तो भूल ही जाएगा. हाँ. याद ही कहाँ रखेगा. सामने वाला अगर कह रहा है हाउ आई कैन बी हेल्पफुल टू यू, प्लीज रीच आउट, उल्टा हो गया ना, थॉट ही अलग हो गया. तो नेटवर्किंग का रूल है अपने ऊपर काम करो, नंबर 1. नंबर 2, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ व्हेन यू मीट सच पीपल. एंड थर्ड इज हाउ कैन आई हेल्प हिम और हर, नॉट हाउ कैन आई गेट हेल्प. बहुत यंगस्टर्स को नौकरी चाहिए होती है ना, कोई भी रैंडम सीनियर पर्सन को उठा के लिंक्डइन पे भेजते हैं, कैन यू गिव मी अ जॉब सर, कैन आई गेट अ जॉब सर. बिल्कुल, वो भी ऐसे, उस पे कुछ नहीं शर्म है. सामने सामने बेशरम की वजह. तो डेली एटलीस्ट 20 to 30 इनबॉक्स में आता है जॉब दे दीजिए. मेरा तो अभी काम ही जॉब देना है, तो और ज़्यादा आता है. फिर भी एक हफ्ते में एक ऐसा आ जाता है जो कहता है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में ये 5 चीज़ें करी है, आपका मैंने वेबसाइट देखा, आपके मैंने पर्सनल इंस्टा और लिंक्डइन देखे, और मुझे लगता है मैंने जो काम करा है उस हिसाब से आपको ऐसे हेल्प हो सकता है. तुम सोचो मैं पढ़ूंगा ना वो. और उन 200 जो हफ्ते में आया उस एक के बारे में ही सोचूंगा मैं. हो गई नेटवर्किंग ना. मैं सीनियर हूं ना जिसने मुझे लिखा है उससे, पर उसने तरीका निकाल लिया कि मेरे लिए वो यूजफुल कैसे हो सकता है, रादर देन सेइंग कि मजा आ गया आपसे बात करें. तो ये सिंपल रूल है नेटवर्किंग का. When you are networking outside and choose in your framework only, network किससे करना है. और आपके हिसाब से सबसे बेस्ट जगह कौन सी होती है नेटवर्क करने के लिए, जो इररिस्पेक्टिव आप किसी भी फील्ड से हो हमेशा काम करेगी? मुझे तो लगता है देखो, सबसे अच्छा नेटवर्क निकलता है एक्सटेंडेड फैमिली से, और हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको. मैं थोड़ा मिथ ब्रेकिंग चीज़ कह रहा हूँ. एटलीस्ट 18, 19, 20 साल तक जब मेरे घर वाले मुझे शादियों पे ले जाते थे, मुझे एकदम वो होता था, अरे यार ये वापस सारे लोग वही करेंगे शादी में जो होता है, बोरिंग. तो तब मैं मोबाइल में रहता था. अब जब जॉब कर रहा हूँ और अपनी कंपनी शुरू हो गया, आई रियलाइज्ड वहाँ पे कोई आप पे शक नहीं कर रहा होता है शादियों में कि ये मुझसे अपने फायदे के लिए बात करने आया होगा. शादियों में सब खुश होते हैं, खाने के लिए आया बस. हाँ. तो वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई एक जुगाड़ वाला इंसान मिल जाता है. अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सटेंडेड, अब शादी होने के बाद, खुद की शादी होने के बाद इन लॉज वाला एक्सटेंडेड फैमिली भी आ जाता है, या फिर फैमिली गेट टुगेदर्स, या फिर कोलीग गेट टुगेदर्स. मुझे लगता है लाइट हार्टेड गेट टुगेदर्स आर द बेस्ट प्लेस टू नेटवर्क, rather than formal, जहाँ पे तुम खुद भी हैवी नहीं फील कर रहे हो. अब किसी के हाउस पार्टी में गए हो, सोचो तुम्हारा ऑफिस में कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसके तुम हाउस पार्टी में गए हो जहाँ पे किसी 5 और ऑफिस से भी लोग आए हैं. हाउस पार्टी में सब चिल है, दारू पी रहे, गेम खेल रहे हैं. उस दौरान जो तुम नेटवर्किंग करोगे, दैट विल स्टे एज कम्पेयर टू अ नेटवर्किंग इवेंट जहाँ पे जाके बोलोगे हाय आई एम आफ्ताब, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे याद रख सकते हैं. क्योंकि ऐसा बड़ा सेल्फ सेंटर्ड सा लगता है वो कन्वर्सेशन. राइट. तो इफ यू वांट मी टू चूज, आई विल ऑलवेज चूज इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स एज अ गुड प्लेस टू नेटवर्क, एंड आई विल ट्राई एंड गो टू इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल, जहाँ पे खुल के सब नेटवर्किंग कर रहे हो. राइट. मैं शाहरुख का एग्जांपल अगेन दे रहा हूँ, बट इफ यू नो, शाहरुख मन्नत में एवरी अदर डे इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स कर रहा होता है. राइट. जहाँ पे ओपन वॉक इन कर जाते हैं बहुत बार लोग ना. कपिल शर्मा ने अपने शो में बोला था मैं तो ऐसे ही पहुंच गया था, और उनके घर में पार्टी चल रही थी, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, और ये मेरा बेस्ट मेमोरी है शाहरुख खान के साथ, उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे. तो बेस्ट पॉसिबल वे है. अब कॉर्पोरेट में बहुत नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, मैं खुद भी बहुत कम में जाता हूँ. मुझे थोड़ी नकली लगते हैं वो इवेंट्स फ्रॉम अ फ्यूचर नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव. बस MLM थोड़ा सा खराब आ गया आज के टाइम में. हाँ. तो दैट आई फील, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सुपरफिशियल. नेटवर्किंग तो रियल होता है यार, जिसको जो इंसान पसंद आ जाए और तुम उसके साथ काम करना चाहते हो. मुझे बहुत लगता है कि काम, बिजनेस भी अगर आगे बढ़ाना है, तो ऐसे इंसान के साथ तुम्हें भी मन नहीं करेगा जो तुम्हें एज अ ह्यूमन पसंद नहीं आया.
नेटवर्क में कभी पहली बार मिलते वक्त आपको पैसा मांगना चाहिए किसी से, इफ यू आर अ पर्सन गोइंग फॉर फंड्स और एनीथिंग? देखो, इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है कि उस कन्वर्सेशन में कितना इम्पैक्ट तुम कर पाए हो. आई वुड रिकमेंड नॉट टू आस्क, क्योंकि तुम स्टार्टअप हो और सामने इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर बेवकूफ़ तो है नहीं, उसे पता है तुम क्यों बात कर रहे हो. तो इट्स लाइक सेइंग कि तुमने लड़की से पहले मीटिंग में ही बोल दिया शादी कर लेते हैं, राइट? और मिले हो मैट्रिमोनियल साइट से. अरे वो तो पता है ना कि मैट्रिमोनियल शादी.com से मिले हो, तो फाइनली वहीं पहुंचनी है बात. बट इट इज़ बेटर कि पहले तुम खुल के बस बात करो और फिर चलो सी यू लेटर बोल के अगली बार मिलो. इवन अगर सामने से भी पूछे आपसे, नहीं, तब तो यार सामने से अगर पूछे तो देन इफ योर ऑब्जेक्टिव इज आल्सो दैट एंड यू आर अलाइंड टुवर्ड्स दैट, देयर इज नो हार्म इन मूविंग फॉरवर्ड. बट खुद से बोलना इज इट शोज डेस्परेशन मोर देन गोल. हाँ. और अगर देवजीत, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी लेट्स से अभी औकात नहीं है, वाई दैट आई मीन कि मैं एक अच्छे कॉलेज से नहीं आता हूँ, मैं एक अच्छी जगह काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं किसी टियर 2 कॉलेज में काम कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली वैली में ही कहीं पे, जो इतना नोन नहीं है, बट मेरे को नेटवर्क करना है. तो अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते? दो चीज़ें कर सकते हैं. एक तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स उठाना बहुत एक अच्छा स्टेप होता है इस दौरान. मोस्ट बिग ऑर्गेनाइजेशन में फ्री इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान है, जहाँ पे तुम बोलो मुझे स्टाइपेंड नहीं चाहिए, बस इंटर्नशिप दिला दो. एंड मोस्टली 2 महीना 3 महीने के इंटर्नशिप्स मिल जाते हैं. एक बार तुम उस सर्कल में घुस गए, बाकी सब तो एम्प्लॉयज़ है ना, जिनके साथ तुम खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सुबह शाम मिल रहे हो, उनके बर्थडे पार्टीज में इनवाइट हो रहे हो एटसेट्रा. तो नेटवर्क बनने लग जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो. इवन इफ यू हैव टू वर्क फॉर फ्री, यू शुड वर्क फॉर फ्री एट दैट. अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, 5-10 हज़ार रुपए से ज़्यादा स्टाइपेंड मिलना भी नहीं है. 15 में भी क्या कर लोगे उस पैसे का? फ्री में काम करके तुम्हें अच्छे जगहों पे यस मिल जाएगा, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता तुम्हें पैसा देने के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. फ्री इंटर्नशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, पेरोल पे भी नहीं दिखाते वो अपने बंदों को, पर तुम्हें एक्सपोजर मिल गया. दैट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर, क्योंकि अगेन कॉलेज में तो वो सिखा नहीं रहे, बाहर बैठ के कुछ पता भी नहीं लग रहा है. बट एक प्रोजेक्ट या एक इंटर्नशिप कर लिया तो वो एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे तुम नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपैंड करने लग जाते हो. तुमने गूगल में फ्री इंटर्नशिप उठा ली और नेटफ्लिक्स के किसी बंदे से मिल लिया एक नेटवर्किंग इवेंट में जो गूगल का चल रहा था, और वहाँ से एप्पल के किसी बंदे से मिल लिया जहाँ पे अगेन इवेंट का चल रहा था. तो गूगल के बाद एप्पल में कर लो, उसके बाद नेटफ्लिक्स में कर लो. जितना आसान है, जितने आसानी से बोल रहा हूँ उतना ही आसान है फ्री इंटर्नशिप्स उठाना. फाइट नहीं मारते लोग. तुम ऑफिस भी पहुँच जाओ ना सीवी लेके और बोलो फ्री इंटर्नशिप करना है, और एक जगह बता दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ही 50% टाइम में बता देगी उस सर से बात कर लो. इतना ही है. बट वो ऑब्सेशन होना चाहिए आपके पास. ऑब्सेशन, ये ऑब्सेशन कहाँ है मुझे बताओ. तुम्हें इंडिया के लिए अगर क्रिकेट खेलना है तो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना. ये ऑब्सेशन नहीं है, ये रेगुलर है. वैसे ही अच्छी जगह पे नौकरी चाहिए तो फाइट तो मारोगे ना. भगवान के पास थोड़ी बैठोगे कि नौकरी चाहिए भगवान दिला दे. ऑब्सेशन वो होता है कि तुम पागल हो जाओ उसके पीछे. ये पागलपन थोड़ी है. देन आवर डेफिनेशन ऑफ पागलपन इज बैड. तो ये तो नॉर्मल है यार. फाइट मार रहे, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, फ्री इंटर्नशिप मांगने. एंड मोर ऑफ लाइक मूविंग टुवर्ड्स थोड़ा सा स्टार्टअप वाला साइड पे, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको लगता है कि यू नीड टू बी रियली डैम ऑब्सेसिव अबाउट योर प्रोडक्ट एंड आइडिया? आप किसी से बात कर रहे हो, किसी इन्वेस्टर से, किसी अमीर इंसान से, दे आर मोर ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑब्सेशन रादर देन यू नो व्हाट दिस इज अबाउट और बाकी सारी चीज़ें. उनको देखना है यार इंसान में ऑब्सेशन कितना है. क्या ये सच है? देखो, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. इंटेंजिबल होता है ना. कंपनी का क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द वर्ल्ड द कंपनी इज द फाउंडर. और शुरुआत में तो ये बस एक आइडिया होता है ना, मतलब एक्चुअली ऑन द फील्ड कुछ होता भी नहीं है. तो उस टाइम पे जितने पैशन से और जितने इंटेंसिटी से तुम अपने बार बार ऐसे आइडिया को पिच कर रहे हो जो आज सच भी नहीं है, तो सामने वाला बार बार बिलीव कर पाता है. ये और भी ज़्यादा ज़रूरी आफ्ताब इंटरनल लोगों के लिए होता है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सब इवेंचुअली एम्प्लॉयज़ हैं, जो एट द एंड ऑफ द डे जो महीने के एंड में तनख्वाह मिल रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं. उनको बार बार एक सपने में बिलीव करवाना
ताकि शायद वो 10 और लोगों को सपने के बारे में बता पाए। वो एक आर्ट है। वो इंटरनल बाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सटर्नल बाइन से। इन्वेस्टर भी आपको 1 2 मे बी 3 चाहिए, पर एम्प्लॉय तो 5 10 100 500 1000, वो जो बढ़ता रहेगा, आपका मिशन या वैल्यू या पर्पस या पैशन मल्टीप्लाई हो सकता है अगर खून में एम्प्लॉयज के चल रहा है वो। और उसी लिए ऑब्सेशन जरूरी है। बहुत बार सेल्फ डाउट भी आता है यार। क्रैक में शुरुआत में 1 1.5 साल कुछ नहीं हो रहा था, मतलब फाइट मार रहे थे। 5 अलग बिजनेसेस बंद करे मैंने यहाँ पहुँचने से पहले, जो अभी बिजनेस लाइन है। तो जब बंद कर रहा था, हर बार दिल बैठ रहा था कि एम आई इन द राइट प्लेस, एम आई इन द राइट प्लेस। एक भी टीम मेंबर को तब मैं पूछ लेता ना, तुझे क्या लगता है एम आई इन द राइट प्लेस, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ मुझे क्या जवाब देता, वो घर में जाके अपने मम्मी पापा या बीवी पति को बोलता, यार गलत जगह नौकरी ले ली, फाउंडर ही बोल रहा है एम आई इन द राइट प्लेस। बोल ही नहीं सकते। ऑफिस तो तुम्हें पॉजिटिव ही आना है, चाहे कितनी ही हालत खराब हो, चाहे पीछे से एकदम तुम्हारी लगी पड़ी है, ऑफिस में तुम्हें नाचते हुए ही घुसना है, क्योंकि दे आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम यू। आप डेड तो आपके एम्प्लॉयज गए ना, उसी मोमेंट खत्म। एक लूज स्टॉक नहीं कर सकते तुम अपने बिजनेस के बारे में, कुछ भी चल रहा हो फिर भी, क्योंकि दे विल गेट अ जॉब समवेयर एल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हारी कंपनी डूब गई, उन्हें 2 4 दिन का दुख होगा बस, वो कहीं और काम करने कहीं और काम कर लेंगे। तो ऑब्सेशन खुद के लिए भी बहुत जरूरी है कि मैं पिकअप कर रहा हूँ हर बार। बहुत बार रात को नींद नहीं आती, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, सुबह 4 बजे नींद खुल जाता है जब व्हेन द चिप्स आर डाउन। पर तुम्हें पता है जब तुम गाड़ी से उतर के ऑफिस के अंदर घुस रहे हो, तब यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, कि 10 और लोग बोलेंगे कि ऑल इज वेल। एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि यू गेट द राइट पर्सन विद यू इन अ स्टार्टअप? कि मैं एक स्टार्टअप में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जो को फाउंडर है या जो मेरा पार्टनर है, वो एक ऐसा इंसान है जो सेम लेवल ऑफ ऑब्सेशन मेरे जितना रख रहा है मेरे काम के लिए। आप वो कैसे डिसाइड करते हो? एक तो ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देना चाहिए वो सेम लेवल ऑफ ऑब्सेशन से आएगा या कभी भी रखेगा। तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि तुम जिसको भी ले लो, अनलेस उसे 50% स्टेक दो कंपनी का, तो अलग है, जो कि पॉसिबल नहीं है मोस्टली, तो वो सेम लेवल का नहीं होगा। ऑब्सेशन बोल रहा हूँ, कैपेबिलिटी। आप हर फाउंडर को बोलोगे? हर फाउंडर को बोलूंगा, जिसको भी हायर कर रहे हो, डोंट बी स्टूपिड टू अज्यूम दैट पर्सन विल कैरी द सेम लेवल ऑफ ओनरशिप। नहीं आने वाला है, बट कुछ कुछ चीजें आ सकती है। पहला, वो इंसान रियली कैसा है उसको 1 2 इंटरव्यू में आप चेक नहीं कर सकते। हम जो क्रैक में करते हैं सारे लीडरशिप रोल्स के लिए, मैं उसे पहले ऑफिस बुलाता हूँ, 1 2 या 3 दिन वो ऑफिस में बिताता है, पूरा पूरा दिन, हर मीटिंग अटेंड करता है मेरे साथ, हर पैरेलल लीडरशिप टीम मेंबर से मिलता है, मास मीटिंग जो होता है अटेंड, मेरे साथ खाना खाता है, लंच, जरूरत पड़े तो मेरे साथ रात को दारू पीने जाता है। वो सारा साइकिल वो कवर करता है एज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। कितना झूठ बोलेगा ना, अगर झूठ बोल भी रहा है तो एक पॉइंट के बाद बोलने लग जाएगा कि वो खुद कौन है। एंड आई गिव दैट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन रियली वेल, ताकि मैं रॉन्ग हायरिंग ना करूं फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द पर्सन। रिज्यूमे में और बोलने में अपने कैपेबिलिटीज तो बता देगा, पर सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, हाउ ही इज विद पीपल, हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद प्रोसेसेस, ये नहीं बताएगा। वो सब उससे पता लग जाता है। सेकेंड इज, फाउंडर से कनेक्ट होने से बहुत बेटर है कंपनी के मिशन से कनेक्ट हुए। अब अगर तुम हॉस्पिटल चला रहे हो और सामने वाला तुम एक को फाउंडर ले रहे हो, अगर उसे भी अच्छा लगता है मरीजों की हेल्प करके उन्हें क्योर करने में, दैट इज बेटर देन सेइंग कि एज अ फाउंडर उसको तुमसे कनेक्शन है, उसको हॉस्पिटल से कनेक्शन है। हाँ, उसको हॉस्पिटल, तो फिर मेरे पीछे से भी शायद वो किसी मरीज को ट्रीट करने की ही कोशिश करेगा। तो देखो कि तुम जिसे हायर कर रहे हो, कंपनी जो कर रही है उससे उसका कनेक्ट है कि नहीं, नेचुरल कनेक्ट। कुछ ना कुछ बचपन में या बड़े होते वक्त या स्कूल या कॉलेज में हुआ जिससे उसका नेचुरल कनेक्ट है उस पर्पस से, उस मिशन से, ताकि वो नहीं छोड़ेगा कभी वर्स्ट सिचुएशंस में भी। और थर्ड, मुझे लगता है यार, ये जो हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, ओनरशिप लॉयल्टी कुछ खास होता नहीं है, जो होता है वो कमिटमेंट होता है। और कमिटमेंट आता है कि तुम्हारे वैल्यू शुरू से क्या रहे हैं उससे ना, उस चीज में मुझे लगता है कि शुरुआत के लाइफ में तुमने घिसाया कि नहीं, वो फर्क पड़ता है। मतलब कमिटमेंट, मतलब तुम 12 बार, किसी दिन अगर 12 12 घंटे काम कर रहे हो तो तुम नेचुरली हमेशा से रोते हुए आए हो 12 घंटे काम करने में,
या तुम्हारे लिए नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म तुम अगर होली या दिवाली के दिन तुम्हारे पास कोई काम आ जाए, तुम कंपनी को गाली देते हुए काम करोगे? क्या तुम्हारा डीएनए ही है कि यार ज़रूरी है तो करना पड़ रहा है, इट्स ओके? ये सिखाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। एम्प्लॉय माइंडसेट कहता है कि तुम रोओगे उस दिन, हम्म राइट? और मैं बहुत बार शुरू में बार्गेन करता था कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है, देन आई रियलाइज ये तो डीएनए है, वो इंटरव्यू में चेक कर सकते हो। हम्म बट ये बेवकूफ़ी मत करना कि वो तुम्हारे तरह ओनरशिप लेके आएगा, वो नहीं हो सकता है। कभी कभी खराब हायरिंग होती है। अरे आराम, बहुत खराब हायरिंग होती है, बहुत। सब कुछ एडी का जोर लगा लो, पर 5 में से 1 खराब हायरिंग होगी ही होगी। इनफैक्ट मोस्ट कंपनीज में तो 5 में से 3 खराब हायरिंग होती है। तो बहुत नेचुरल है खराब हायरिंग होना, क्योंकि और डर नहीं लगता कि ऐसी हायरिंग की वजह से आसपास के जो लोग हैं वो कहीं खराब होना ना शुरू हो जाए? बहुत डर लगता है यार। ये तो मतलब ये तो एक फाउंडर्स नाइटमेयर है हमेशा, कि मैंने एक ऐसे इंसान को रखा है जिससे 10-25-100 लोग और इफेक्ट हो रहे हैं। क्विक डिसीजन उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है, आई थिंक। डिसीजन मेकिंग टू मेक श्योर कि अब तुम्हारे पास अगर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पावर भी तो है ना, टू टेक अ डिसीजन। तो दम होना चाहिए तब बोलने के लिए कि आई डोंट वांट यू, बस मेरी कंपनी इफेक्ट हो रही है। खराब हायरिंग में इफ़ यू कैन टेक अ क्विक डिसीजन टू रिवर्स इट, इट्स इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पे लगता है इतनी बड़ी हायरिंग कर दी, 3 महीने और देखते हैं, 6 महीने और देखते हैं, उतने में कंपनी, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। हाँ पैसा, और यार वापस ऐसी हायरिंग करने में और 3 महीने लगेंगे एट अ सीनियर लेवल। तो उस टाइम पे लगता है कि थोड़ा रुक जाते हैं, शायद ये ग्रूम हो जाए, शायद बेटर हो जाए। होता कुछ नहीं है, कंपनी नीचे से और रॉट होती रहती है। तो वो रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा लगता है, क्योंकि आप गिरनार सॉफ्ट ग्रुप का पार्ट है जिसके अंडर ऑलरेडी इतनी सारी कंपनीज है, कार देखो जैसे ब्रांड के साथ एसोसिएशन है, राइट, कि यार प्रेशर है, इस लेवल तक मैच करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो इट विल बी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। मतलब दिखता नहीं है पर कई बार कॉन्वर्सेशंस में वो बात निकल के आ जाए कि एट द एंड धंधा है, नंबर्स है। तो कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई, कभी आपको ऐसा लगा कि यार प्रेशर फील हो रहा है, आई हैव टू रीच एट दिस पॉइंट? देखो ये हमारा पर्सनल चॉइस है, हम कौन सा रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? एंड बचपन में तो रेस डिफाइन कर दिया जाता है ना, कि स्कूल में पास होना है या फर्स्ट आना है। मुझे एटलीस्ट लगता है एक उम्र में आने के बाद इंसान को अपना रेस चूज करना चाहिए। तमाशा मूवी में जो रणवीर कपूर बोलता है एंड में कि भागता रहूँगा, पता नहीं कौन सा रेस है, पर मीडियोकर बनूंगा, नहीं मैं फर्स्ट भी नहीं आता, सेकंड भी नहीं आता। काफ़ी डीप सीन था वो मूवी में भी। आई एम श्योर यू सीन द मूवी। तो वैसे ही मेरे लिए ये रेस कभी रहा ही नहीं है कि कॉर्पोरेट प्रेशर में अपने आप को कहाँ प्रूव करना है। एंड शायद कोई और इस पोजीशन में होता है, शायद 15 जो फाउंडर्स है 15 डिफरेंट कंपनीज का गिरनार में, उनके बीच में उनमें से कोई हो सकता है ऐसा हो। आई डोंट नो देम सो वेल ऑल्सो, बट मेरे दिमाग में ये वाला रेस कभी चलता ही नहीं है। मेरे दिमाग में ये रेस चलता है कि कुछ इम्पैक्ट हो पाएगा कि नहीं, सही में कोई बड़ा चेंज आ पाएगा कि नहीं भारत में, सही में मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं, अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं। इररिलेवेंट है ना एक दूसरे के साथ compete करना या वो प्रेशर लेना कि इससे पहले तुम कह रहे हो 15 कंपनी चल रही है गिरनार में, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 25 बंद भी हो चुकी है गिरनार में ही। अच्छा। तो अब मैं अगर नेगेटिवली सोचूं तो लगेगा कि अरे बाप रे, मैं तो उस 25 कंपनी का लिस्ट में नाम ऐड हो सकता है मेरा, एक और जो बंद हो गया। या फिर मैं सोचूं इस 15 में नाम ऐड हो सकता है कि एक और बड़ी कंपनी बन रही है। सोचने के लिए तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। मेरा वो रेस है ही नहीं, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इट्स अबाउट कैन क्रैक बिकम बिग, चाहे वो किसी का भी पार्ट हो। और इंडिया में, बिकॉज आप एडटेक से आते हो, एंड इवन दिस इज नॉट एन एडटेक क्वेश्चन, दिस इज इन जनरल क्वेश्चन अबाउट बिजनेस, कि हर किसी का ये रहता है कि इतना सैचुरेशन आ चुका है कि अब यूएसपी नहीं क्रिएट हो पा रही है, और इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन भी होते हैं कि इंडिया में बनाते नहीं है टेक को, राइट? तो क्या इंडिया में आपको यूएसपी होना ज़्यादा ज़रूरी है, या आप वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है? 100% डिलीवर कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर इतने सारे आइडियाज़ आ चुके हैं तो क्या ज़रूरत है एक नया आइडिया ले आने का? अब एम्प्लॉयबिलिटी का ही प्रॉब्लम ले लो या कोई भी इशू ले लो यार, मतलब
गूगल वाज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजन ना, फॉर एग्जांपल. राइट. उससे पहले भी सर्च इंजन आ चुके थे, राइट. बट इन दोनों ने सोचा दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ सर्च इंजन दैट इज बेटर एंड इट बिकेम गूगल. इंस्टाग्राम और फेसबुक इज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट. अगेन ये ओरिजिनलिटी आई थिंक इज अ मतलब इज नॉट दैट ग्रेट अ बैटल टू फाइट. मतलब तुम आर्टिस्ट नहीं हो ना कि ओरिजिनल एक पेंटिंग बनाना है. दिस इज अबाउट बिजनेस एंड दिस इज अबाउट इम्पैक्ट. तो आप डिलीवर क्या कर रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हाई हो या प्रोडक्ट दे क्वालिटी रहे हो? डिलीवरी इज द डिफरेंस. आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा अर्जेंसी कल्चर है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स कि 4 साल में यूनिकॉर्न बनाना है, 5 साल में डेकाकॉन बनना है, राइट. स्पीड एंड क्वालिटी कैन गो हैंड इन हैंड टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. एक पॉइंट के बाद फिर वो कंपनी को नीचे खींचने लग जाता है. बायजूस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. तो इफ यू कैन मेंटेन क्वालिटी, उसके बाद जो स्पीड तुम ले आ पा रहे हो दैट इज ग्रेट. बट जिस दिन क्वालिटी गिरता है, विच इज द मोड ऑफ डिलीवरी, उस दिन स्पीड जस्ट बिकम्स फैफ. तो यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग अ प्रॉब्लमैटिक बिजनेस मॉडल. तो कोई भी आइडिया ले लो, बहुत सारे, जैसे सैचुरेशन आ गया शायद आइडिया में, पर मार्केट में सैचुरेशन नहीं आया है. हर प्रोडक्ट 100 टाइम ज्यादा ग्रो कर सकता है. कोई भी सेक्टर ले लो, तो कोई भी आइडिया ले लो, एग्जीक्यूटेड रियली रियली वेल, you can challenge any big company in that sector. डिलीवरेबिलिटी है सारा. Depth, I think depth is the answer, not width. राइट. थोड़ा सा पर्सनल साइड पे जाना चाहूँगा इस चीज़ के, जो हमारा पूरा फाउंडर और स्टार्टअप का सर्कल है. लाइक दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आंसर थोड़ा सिंपल शायद ना हो, कि लाइक व्हाट इट जेन्युइनली टेक्स टू बिल्ड अ स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच. देखो, I don't know what to tell in a few words, but I feel it is a big function of belief in the difficult days. आजकल पैसा मिलना इतना मुश्किल नहीं है. आजकल बिजनेस आइडिया आना भी उतना मुश्किल नहीं है. बट बहुत बार हारने वाले टाइम पे परसिस्टेंस और बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लगा रहूँगा, हार नहीं मानना है. 0 to 1 का जर्नी बहुत टफ है कि जब एक बिजनेस मॉडल चल गया और उसमें पैसा बनने लग गया, तो उस टाइम पे बिलीव बहुत ज़रूरी है. एंड सेकेंड, आई थिंक पीपल, इफ़ यू कैन कीप गेटिंग द राइट पीपल हु बिलीव इन योर मिशन, इन योर पर्पस, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. ये दोनों आ जाता है तो बाकी चीज़ें अपने आप, इकोसिस्टम तुम्हें अपने आप ऊपर ले आएगी. एंड एक्चुअल में व्हाट इज 0 to 1, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट ऑल्सो, कि ये कुछ गलत हो सकता है, या फिर ये बस ये होता है कि मैंने बस अपनी नौकरी छोड़ के मैं स्टार्टअप में घुस गया. इज इट दैट और इज इट डिफरेंट? नहीं, मतलब 0 to 1 इज तुम्हारा बिजनेस एक थ्रेशोल्ड रेवेन्यू से ऊपर आ गया. थ्रेशोल्ड एज इन यूर प्रॉफिटेबल? हाँ, नहीं, नॉट प्रॉफिटेबल. और ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल तो एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है. पर 0 to 1 मतलब अब कंपनी बंद नहीं हो सकती अनलेस मैं खुद बंद कर दूँ. जिसका मतलब किसी भी सेक्टर में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि यू आर नियर ब्रेक इवन, मतलब पैसा बनने वाला है, और यार एटलीस्ट इफ यू टॉक फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव 1 करोड़ का महीने का रेवेन्यू पहुंच गया है आसपास. दैट्स काइंड ऑफ अ 0 to 1 फॉर अ कंपनी. ये बेसिकली प्रूफ ऑफ मॉडल है जिसको कहते हैं PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है. तो मार्केट तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने लग गया है. पैसा दे रहा है तभी ना, पैसे से ज़्यादा प्रूफ कुछ नहीं है बिजनेस चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए. पैसा आ रहा है मतलब धंधा चल रहा है. और वो पैसा कितना आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ दैट इज 0 to 1. मेरे लिए वो 1 करोड़ है महीने का, जो हम लोग लेट से 6 महीने पहले क्रॉस कर चुके हैं. तुम्हारे लिए 50 लाख या 1.5 करोड़ हो सकता है. बट एक पैसा फिक्स करो जहाँ पे तुम बोलोगे हाँ मेरा कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है फॉर द आइडिया दैट आई हैव. दैट इज 0 to 1. 1 to 10 इज स्केलिंग दैट. कि पैसा अगर दे रहा है दिल्ली में, तो मैं पूरे इंडिया में इसको कैसे स्केल कर सकता हूँ. And 10 to 100 is then multiple products, multiple geographies, multiple technologies. वो तो फिर इम्प्रिंट छोड़ने वाली बात है. वो MNC, the movement from a startup to an MNC is 10 to 100. I think Zomato is a good example of that. Great example है. Zomato को तो मैं बहुत मानता हूँ for the journey that they have taken. And each one of those points तुम्हें उसमें अलग चीजें दिखेंगी Zomato में. The culture that they set up in the beginning few people that they hired, great example of that. Right. And do you feel a founder has to be थोड़ा delusional also with their idea, right? Because lot of people जो ऐसे बड़ा बना देते हैं 1% में आ जाते हैं, बहुत delusional होते हैं अपने आइडिया के साथ.
पागलों की तरह पीछे पड़े होते हैं उसके. So do you have to go with that idea? आइंस्टाइन ने जैसे बोला था ना कि इफ यू हैव इमेजिन्ड इट इट हैज टू कम ट्रू. Right. तो फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद पहले इमेजिन कर पाए कि वो क्या बना रहा है. वो डिल्यूशनल नहीं है. इट इज टू से कि नॉर्मल पब्लिक के लिए वो पागलपन लग रहा है, बट फाउंडर को पता है यहाँ पहुंच जाएंगे. वो बिलीफ होना चाहिए. हाँ, वो बिलीफ जो मैंने शुरू में कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि आपको वो सच लगने लग जाता है. आप वैसे ही बिहेव करने लग जाते हो कि ये हो चुका है. और वही सीक्रेट कहता है ना, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट, जो बुक भी है सीक्रेट लेके, या मैनिफेस्टेशन का जो प्रिंसिपल है, वो यही कहता है. मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि बहुत स्ट्रांगली इमेजिन करो कि मैं ये पहुंच गया हूँ. मैनिफेस्टेशन कहता है कि मान लो ये हो चुका है और वैसे ही जीने लग जाओ. जब तुम वैसे ही जीने लग जाओगे मान के कि ये हो चुका है, सामने वाला तो तुम्हें पागल ही बोलेगा ना, डिल्यूशनल. बट तुम कोई डिल्यूशनल या पागल नहीं हो. तुमने बस ये मान लिया, यहाँ तो पहुंच ही गए. अब जैसे मेरी कंपनी अब व्हाटएवर 30 करोड़ के ARR पे है. अब मैं अगर ऐसे बिहेव करने लग जाऊं कि मेरी कंपनी 500 करोड़ के ARR पे है, तो मेरे टीम मेंबर्स, मेरे पार्टनर्स, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे घर वाले यही तो बोलेंगे तो पागल हो गया है. पर मैं एक्चुअली पागल नहीं हुआ हूँ. मैं मान चुका हूँ कि 500 तो हो ही गए, अब 500 से 5000 का प्लान बनाना है. वो डिल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फाउंडर ही सोच रहा है हे भगवान कैसे होगा मेरा अगला स्टेप, तो फिर टीम तो उसका 100 गुना बना के लंच डिनर पे डिस्कस करके अगली जॉब ढूंढ के सब प्रिपेयर कर चुकी है. So you have to be delusional. You have to really believe in your idea. Yes, believe so much that as if it is true. And that's the advice you would like to give to all young people also? या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, यंग लोग आई थिंक पहले तो खुद पे थोड़ा यार काम करो. ये निकालो कि तुम्हें सच में किस चीज़ में मज़ा आता है. और अगर सच में मज़ा आता है कि आर यू गुड एट इट ऑल्सो. मतलब अगर म्यूज़िक में मज़ा आता है, बोलना आसान है, पर आर यू गुड एट म्यूज़िक ऑल्सो. यंग लोगों के लिए सबसे पहले बहुत सारा काम खुद पे करना है. एक बार वो कर लिया, उसके बाद आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देन यू बिलीव इन दैट आइडिया, ड्राइव वेरी वेल, बी काइंड टू पीपल. बहुत बार लगता है हिस्ट्री ना एरोगेंट लोगों को याद रखता है. ये प्रॉब्लम है हिस्ट्री का. राइट. तो इसीलिए जब हम बचपन से फेमस लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि यार एरोगेंस, औरंगजेब, बड़ा फील आ गया, मतलब क्या वो तो चलो ज्यादा उस पे चले गए. इवन स्टीव जॉब्स. हाँ, स्टीव जॉब्स, राइट. एरोगेंस एट इट्स पीक. इवन विराट ऑन द फील्ड, राइट. ही इज चेंज्ड अ लॉट आफ्टर मैरिज. बट आई एम सेइंग क्योंकि हिस्ट्री एरोगेंट लोगों को याद रखता है, तो एज ए यंगस्टर लगता है कि एरोगेंट होना जरूरी है, राइट. तो वो आई थिंक इज द रॉन्ग स्टेप टू टेक. बी काइंड टू पीपल अराउंड यू, वेरी इंपॉर्टेंट. Be passionate about one thing, be very good at it, and then believe in it so much that the world starts getting attracted to it. लोगों को ना टैलेंट बहुत पसंद है. मतलब डिएगो माराडोना जब खेलता था मेसी फॉर एग्जांपल, आजकल जब फुटबॉल खेलता था फिर रिटायरमेंट से पहले, या रोहित शर्मा जब ऐसे एलिगेंटली छक्का मारता है, इट्स प्योर टैलेंट ना, मतलब नेचुरली अट्रैक्ट करता है. अब बहुत बार लगता है कि टैलेंट पैदा होते हैं के टाइम से आता है. इट्स बॉन्ड, दे आर बॉन्ड विद दिस. कोई पैदा नहीं होता है यार ऐसे टैलेंट के साथ. रोहित थोड़ी ऐसे छक्का मारता था जब 6 महीने का था. यू ग्रो इट, यू डेवलप इट टू अ पॉइंट दैट इट स्टार्ट्स फीलिंग ये टैलेंटेड है. पब्लिक स्पीकिंग पे अभी ये दिस इज समथिंग दैट आई डू अ लॉट नाउ, बट मैं यार कांपता था स्टेज में खड़े होके. और क्योंकि मेरे स्कूल में लोगों को लगता था कि पढ़ाई में अच्छा है तो पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेगा, मैं रोया हूँ स्टेज पे कि मुझे उतार दो. 500 लोग बैठ के हंस रहे हैं और मैं रो रहा हूँ स्टेज पे खड़े होकर. आज मुझसे कोई मिलता है तो कहता है कि वो यू आर सो टैलेंटेड, यू स्पीक वेल. अरे नहीं, ये टैलेंट वैलेंट नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से आया है मेहनत कर करके. तो उस पे लगे रहो, दैट यू बिकम रियली गुड टू एन एक्सटेंट दैट पीपल स्टार्ट सेइंग यू आर टैलेंटेड इन दिस, राइट. और फिर अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे जो सेम चीज़ करना चाहते हैं, नेटवर्क बन जाएगा, लाइक माइंडेड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, एंड इन दैट प्रोसेस यू कैन मे बी मेक एन इम्पैक्ट. Right. No, very rightly put, yaar, and it was really lovely chatting with you, Debujit. Even personally reflected over some things. तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी unfiltered conversation थी ये, and thank you for being so raw about so many things. I hope you had a great time.
Yeah, fantastic. You have wonderful questions, and also when you move from one topic to another, which had a connection, but all of them so important. It was a great conversation. Thank you so much for calling. Thank you so much, Devuji.